गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास +1 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट राजनीतिक सिद्धांत का परिचय इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक सुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राजनीति का क्या अर्थ है? राजनीतिक आधुनिक युग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला शब्द है। आज के समय के अंदर जो है राजनीतिक सबसे अधिक प्रयोग होने वाला शब्द माना गया है। इसलिए भिन्न भिन्न लोगों ने इस शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया है। इसलिए अलग अलग लोगों के द्वारा इस शब्द का प्रयोग जो है अलग अलग तरीके से किया गया है। साधारण शब्दों में इस शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में किया जाता है। सामान्य आदमी के द्वारा इस शब्द का प्रयोग जो है नकारात्मक संकुचित अर्थ में किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग उन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से किया जाता है जिन्हें अच्छा नहीं समझा जाता। तो इस शब्द का प्रयोग जो है विशेष रूप से उन क्रियाओं के लिए, उन प्रतिक्रियाओं के लिए माना जाता है जिसे आज के समय के अंदर जो है अच्छा नहीं माना जाता। जैसे विद्यार्थियों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, जैसे कि ये कल्पना की गई है जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, या फिर उन्हें अपने मित्रों के साथ राजनीति नहीं खेलनी चाहिए, या अपने मित्रों के साथ राजनीति नहीं खेलनी चाहिए, अर्थात उन्हें जो है छल कपट नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात राजनीतिक शब्द का प्रयोग विकृत रूप में किया जाता है। मतलब यह कि राजनीतिक शब्द का अर्थ जो है संकुचित रूप में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। वर्तमान लोक जीवन में यह शब्द बड़ा अप्रतिष्ठित हो गया। आज के समय के अंदर, आधुनिक समय के अंदर जनसाधारण के लिए यह शब्द जो है बहुत ही अप्रतिष्ठित हो गया है और इससे छल कपट बेईमान आदि का बोध होता है। तो राजनीति से जो है सामान्य व्यक्ति के लिए जो है छल कपट बेईमानी इत्यादि का बोध होता है। मतलब राजनीति का जो है सामान्य रूप से जो है छल कपट से, बेईमानी इत्यादि से लिया गया है। मतलब आज के समय के अंदर जो है ये चीज इसमें मानी जाती है। राजनीति का उपरोक्त अर्थ संकुचित व विकृत है, परंतु जो ये प्रयोग में लिया जाता है इस शब्द का प्रयोग जनसाधारण के द्वारा, वो जो इसका संकुचित और विकृत रूप है, यानी कि इसका बिगाड़ा हुआ रूप है। लोकतंत्र में रहते हुए राजनीति से अलग नहीं रहा जा सकता। तो आज के समय के अंदर जिन देशों के अंदर लोकतंत्र है उन देशों के नागरिक राजनीति से अलग नहीं रह सकते। राजनीति अरस्तु के समय से ही समाज में है। तो राजनीति जो आज से नहीं बल्कि अरस्तु जो बहुत ही राजनीति का बहुत ज्यादा बड़ा विद्वान हुआ, उसके समय से जो है ये राजनीति है। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। तो अरस्तु का यह कहना है कि मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं, अपने स्वभाव के अनुसार सामाजिक प्राणी है, समाज के अंदर रहने वाला प्राणी है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में अनेक प्रकार के संघ, उनकी बहुत सी आवश्यकताएं होती है मानव की, उनकी पूर्ति के लिए जो है बहुत से संघ बनाता है, दल बनाता है और समुदाय का निर्माण करता है। यानी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें अनेक संघों का निर्माण करना पड़ता है, अनेक दल बनाने पड़ते हैं। इन संस्थाओं या संगठनों के संघर्ष से समाज में मतभेद पैदा हो जाता है। तो इन संस्थाओं के माध्यम से, इन संगठनों के संघर्ष से जो समाज के अंदर आपस में मतभेद हो जाता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते क्रांति या शक्ति का सहारा न लेकर शांतिपूर्ण संघर्ष द्वारा अपने मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला है, इसलिए यह क्रांति या शक्ति का सहारा नहीं लेता बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से समाज के अंदर अपने जो मतभेद हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है। समाज के इस संघर्ष से उत्पन्न क्रिया को राजनीति कहा जाता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के अंदर जो आपस में संघर्ष होता है उस क्रिया को ही जो है राजनीति का नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, राजनीति के प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण की 3 विशेषताएं बताइए। तो राजनीति का जो प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण है उसकी क्या 3 विशेषताएं हैं? यूनानी दृष्टिकोण की 3 विशेषताएं इस प्रकार है। नगर राज्यों से संबंधित, यानी कि प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण की जो विशेषताएं है, पहली विशेषता में नगर राज्यों से संबंधित है। प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण नगर राज्यों को राजनीति के अध्ययन का प्रमुख विषय मानता है। यानी कि जो राजनीति के अध्ययन का प्रमुख विषय है प्राचीन नगर राज्यों के अंदर, वो जो है आपका नगर राज्य है, जिसके माध्यम से जो है राजनीति का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग
नगर राज्यों का आकार बहुत छोटा होता था। उस समय के अंदर जो नगर राज्य होते थे उनका आकार बहुत ही छोटा होता था, जनसंख्या भी सीमित होती थी और जनसंख्या भी बहुत कम होती थी। आज के समय की तरह जैसे लाखों के अंदर जनसंख्या है, उस समय के नगर राज्यों के अंदर जो इतनी जनसंख्या नहीं होती थी बल्कि हजारों के अंदर ही होती थी। परंतु नगर राज्य अपने आप में आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र होते थे। लेकिन जो यूनानी जो नगर राज्य होते थे वे अपने आप में स्वतंत्र होते थे, आत्मनिर्भर होते थे, आवश्यकता की सभी चीजें वहां पर जो है मिल जाती थी। नगर राज्य का उद्देश्य लोगों को अच्छा जीवन प्रदान करना था। तो इस नगर राज्य का मुख्य पर्पज जो था, सामान्य जनसाधारण को अच्छा जीवन प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नंबर 2 देखिए, सामुदायिक जीवन में भाग लेना जरूरी। यूनानी विचारकों के अनुसार प्रत्येक नागरिक के लिए राजनीति में भाग लेना आवश्यक है। जो यूनानी विचार का उनके अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति में पार्टिसिपेट करना जरूरी था। इसलिए अरस्तू ने नागरिक का अर्थ बताते हुए कहा कि वह व्यक्ति नागरिक है जो राज्य के कानूनी और न्यायिक कार्य में भाग लेता। तो अरस्तू ने यहाँ पर यह कहा कि नागरिक वह व्यक्ति है जो नगर राज्यों के प्रशासनिक कार्यों में, न्यायिक कार्यों में पार्टिसिपेट करता है, उस व्यक्ति को ही जो है नागरिक माना जाएगा। लेकिन अरस्तू ने नागरिकों को राजनीतिक जीवन में भाग लेने तक सीमित रखा। लेकिन अरस्तू के द्वारा जो है नागरिकों को राजनीतिक जीवन में भाग लेने तक सीमित रखा, अर्थात समाज के कुछ वर्ग थे जिन्हें राजनीति में या राज्य के कार्य में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था। कहने का मतलब यह कि यूनानी नगर राज्यों के अंदर भी जो सभी व्यक्तियों को राजनीति में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। बहुत से लोगों को, जैसे गुलाम है, स्त्रियां हैं, श्रमिक है, इनको जो है राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता था। थर्ड देखिए, राज्य और समाज में भेद नहीं। राज्य और समाज में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था। यूनानी दृष्टिकोण के अनुसार यूनानी दार्शनिकों ने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया, यानी राज्य और समाज में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया। दोनों शब्दों का प्रयोग उन्होंने एक दूसरे के लिए किया। राज्य के लिए समाज का, समाज के लिए राज्य का, यानी दोनों शब्दों का प्रयोग जो है एक दूसरे के लिए किया। इसमें जो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। उसके अनुसार राज्य व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक से संबंधित है। तो विद्वानों के अनुसार जो यूनानी दृष्टिकोण के समर्थक है, उनके अनुसार जो है राज्य व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन सब से संबंधित है, यानी कि सारी चीजें जो इसके अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, राज्य के परंपरागत दृष्टिकोण की 4 विशेषताएं। राज्य का जो परंपरागत दृष्टिकोण है, प्राचीन दृष्टिकोण है, उसकी क्या विशेषताएं हैं? राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की जो विशेषताएं हैं वे निम्नलिखित है। नंबर 1, प्राचीन लेखक संस्थाओं की संरचना और सरकार के गठन पर विचार करते हैं। जो प्राचीन लेखक है वो जो संस्थाएं हैं राज्य से संबंधित, उनकी बनावट, सरकार का गठन इत्यादि पर विचार करते हैं। वे यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि संस्थाओं का उदय कैसे हुआ। तो उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि जो राज्य से संबंधित संस्थाएं हैं इनका गठन कैसे हुआ है। परंपरागत विचार आदर्शवादी थे, यानी कि आदर्शवादी, यथार्थवादी नहीं। यथार्थवाद होता जो वास्तविकता पर गौर देता, ये आदर्शवादी थे। वे देखते थे कि क्या होना चाहिए। तो ये जो दार्शनिक है ये देखते थे कि क्या होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर कल्पना भी की जा सकती है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि क्या है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वर्तमान क्या है। उनके अनुसार तो क्या होना चाहिए, अर्थात वह राजनीतिक मूल्यों, नैतिकता व सात्विक विचारों पर अधिक बल देते थे। अर्थात राजनीति के अंदर जो नैतिकता है, सच्चाई पर जो विचार है, उनके ऊपर अधिक बल देते थे। इनमें कल्पना अधिक होती है और इन विषयों के अंदर जो है कल्पना ज्यादा होती थी। इसके बाद देखिए, परंपरावादियों का दृष्टिकोण व्यक्तिगत अधिक था, यानी कि व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता था। उनके चिंतन और कल्पना है, यानी व्यक्तिगत जो है उनके चिंतन और कल्पना के स्रोत हैं। वे दार्शनिक व विचारात्मक पद्धति में विश्वास रखते थे। वे दर्शन शास्त्र में, विचारात्मक के अंदर जो है ज्यादा विश्वास रखने वाले थे। नंबर 4, परंपरावादी विचारक राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान मानते हैं। जो परंपरावादी जो विचारक है वे राजनीतिक सिद्धांत को जो है एक विज्ञान के रूप में देखते हैं। अब देखिए, राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण के 3 विशेषताएं। तो आधुनिक दृष्टिकोण की 3 विशेषताएं क्या है राजनीति से संबंधित?
राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की तीन विशेषताएं हैं इस प्रकार। नंबर एक, सीमित साधनों का आवंटन राजनीतिक, यानी सीमित साधनों का बंटवारा राजनीति है। समाज में मूल्य, भौतिक साधन जैसे सुख सुविधाएं, लाभकारी पद, राजनीतिक पद आदि सीमित है। तो समाज के अंदर ये सारी चीजें जो है बहु कम ही मात्रा में होती है। सरकारी पद लगा लीजिए, सुख सुविधाएं लगा लीजिए, सभी लोगों को प्राप्त नहीं हो सकती है। इन सीमित साधनों को समाज में बांटना और इन सीमित साधनों को पूरे समाज के अंदर जो है बांटना है। अतः सीमित साधनों को पाने के लिए संघर्ष होता है और सभी लोग जो इन सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, इन साधनों को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपस के अंदर जो है संघर्ष होता है तथा एक होड़ सी लग जाती है। और इन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लोगों के अंदर जो आपस में होड़ लग जाती है। प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा साधनों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। हर व्यक्ति के द्वारा इन सुख सुविधाओं को, सरकारी पदों को प्राप्त करने के लिए कोशिश की जाती है। साधनों के बंटवारे की इसी प्रक्रिया को राजनीति कहा जाता है। तो जो सुख सुविधा है, साधन है, इनका जो बंटवारा करने की जो क्रिया है उसे जो राजनीति का नाम दिया गया है। समूची राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण ही राजनीति है। संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का जो विश्लेषण है वो राजनीति माना गया। आधुनिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग परंपरावादियों ने राजनीति को राज्य व शासन का अध्ययन मात्र माना। जो प्राचीन दृष्टिकोण वाले दार्शनिक थे उन्होंने जो राजनीति को राज्य व शासन का अध्ययन मात्र माना, यानी कि राज्य से संबंधित क्रियाकलापों का इसमें अध्ययन है। लेकिन आधुनिक विचारक ने केवल राज्य व शासन का अध्ययन करते हैं। लेकिन जो आधुनिक विचारक है वे इसमें राज्य और शासन का तो अध्ययन करते ही है, बल्कि उन सभी पहलुओं का भी अध्ययन करते हैं जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य व शासन से होता है। उन सभी पहलुओं का भी अध्ययन करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक जिनका संबंध राज्य से संबंधित है, अर्थात वह समुदाय, समाज, श्रमिक संगठन, दबाव समूह, हित समूह आदि का अध्ययन करते हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण वाले जो विचारक है वो जो है राज्य के साथ साथ समुदाय का, समाज का, श्रमिक संगठनों का, दबाव समूह का, हित समूह का भी जो अध्ययन राज्य के साथ जो है करते हैं। राजनीतिक शक्ति का अध्ययन। आधुनिक लेखकों ने राजनीति को शक्ति के अध्ययन में अधिक रुचि प्रकट की है, यानी शक्ति के अध्ययन में जो है आधुनिक जो दार्शनिक है उन्होंने ज्यादा रुचि दिखाई है। उन्होंने राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष किया। उन्होंने जो है राजनीति के लिए शक्ति को संघर्ष किया, यानी कि शक्ति से जो है संघर्ष होता है जिससे राजनीति प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इन लेखकों में से कैटलिन, लासवेल, वाइल्जमैन, मैक्स वेबर और रॉबर्ट डेहल उल्लेखनीय है जिन्होंने जो है राजनीति को शक्ति का अध्ययन माना है। अब देखिए आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की कोई तीन विशेषताएं बताइए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की कोई तीन विशेषताएं, यानी आज के समय के अंदर राजनीतिक सिद्धांत की कोई तीन विशेषताएं क्या है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की तीन विशेषताएं जो है इस प्रकार है। विश्लेषणात्मक अध्ययन, जो आज जो है अध्ययन जो है विश्लेषणात्मक का विश्लेषण किया जाता है। आधुनिक विद्वानों ने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। आज के विद्वानों के द्वारा जो है राजनीति के अंदर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। यह संस्थाओं के सामान्य वर्णन से संतुष्ट नहीं है। जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उनके सामान्य वर्णन से संतुष्ट नहीं है कि वर्णन मात्र से वे संतुष्ट हो जाएं, बल्कि वे राजनीतिक वास्तविकताओं को समझना चाहते हैं। जो राजनीति के अंदर वास्तविकता है वे जो है दार्शनिक इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। इस कारण से उन्होंने व्यक्ति व संस्थाओं के वास्तविक व्यवहार को समझने के लिए अनौपचारिक संरचनाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं व व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया है। तो इस कारण से उन्होंने जो व्यक्ति व जो संस्थाएं हैं उनके वास्तविक व्यवहार के ऊपर जो है जोर दिया है, और इसके साथ साथ जो अनौपचारिक संस्थाएं हैं उनकी क्रिया प्रतिक्रिया या व्यवहार इसका भी जो है विश्लेषण करने पर जोर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं वो जो है विश्लेषणात्मक है, न केवल जो ये वर्णात्मक है। अध्ययन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। आधुनिक विद्वानों की यह मान्यता है कि राजनीतिक व्यवस्था समाज व्यवस्था की अनेक उप व्यवस्थाओं में से एक है। तो आधुनिक विद्वान ये मानते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वह समाज व्यवस्था की जो अनेक उप व्यवस्थाओं में से एक है, और इन सभी
व्यवस्थाओं का अध्ययन अलग अलग नहीं किया जा सकता और इन सारी व्यवस्थाओं का जो अध्ययन जो है मिलकर किया जा सकता है, अलग अलग रूप से नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक उपव्यवस्था अन्य उपव्यवस्थाओं के व्यवहार को प्रभावित करती है। एक उपव्यवस्था दूसरी उपव्यवस्था के व्यवहार को प्रभावित करती है, यानी कि एक का कर दिया दूसरी को प्रभावित नहीं करती है, यानी एक उपव्यवस्था दूसरी उपव्यवस्था के को भी जो प्रभावित करती है। इसलिए किसी एक उपव्यवस्था का अध्ययन अन्य उपव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जा सकता है। मान लीजिए हम राजनीति का अध्ययन करते हैं तो वो सामाजिक, धार्मिक इत्यादि सारी जो है उपव्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। राजनीतिक व्यवस्था पर समाज की आर्थिक, धार्मिक, राजनीति व सांस्कृतिक आदि व्यवस्थाओं का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक व्यवस्था पर समाज की, अगर हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो समाज की आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं हैं वो भी जो पर्याप्त मात्रा में जो प्रभावित होती हैं। अतः हमें किसी समाज की राजनीतिक व्यवस्था को ठीक ढंग से समझने के लिए उस समाज की, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर अगर हमने किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को ठीक ढंग से समझना है तो उस देश की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना भी आवश्यक है। यानी कि दूसरी उपव्यवस्थाओं का अध्ययन करना भी जरूरी है, तभी हम किसी एक देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझ सकते हैं। आनुभाविक अध्ययन। राजनीति के आधुनिक विद्वानों ने राजनीति को शुद्ध विज्ञान बनाने के लिए राजनीतिक तथ्यों के मापतोल पर बल दिया है। तो जो राजनीति के आधुनिक विद्वान है उन्होंने जो राजनीति को एक शुद्ध विज्ञान बनाने के लिए जो राजनीतिक तथ्यों के मापतोल पर भी जो है बल दिया है। इससे उन्होंने नए नए तरीके, इस मापतोल के लिए जो उन्होंने अनेक मेथड अपनाए, अनेक तरीके अपनाए हैं, जैसे जनगणना तथा आंकड़ों का अध्ययन करना, जनगणना करना, प्रत्येक 10 वर्ष बाद आंकड़े इकट्ठे करना, इन सब का अध्ययन करना तथा जनमत अपने जानने की विधियां और जनता का क्या विचार है, ये सारी बातें जानने की विधियां और साक्षात्कार के द्वारा कुछ परिणाम निकालना आदि है और इंटरव्यू के माध्यम से जो है कुछ परिणाम निकाले गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसको जो है विज्ञान, शुद्ध विज्ञान बनाए जाने की कोशिश की गई है। अब देखिए, राजनीति सिद्धांत के कार्य क्षेत्र के किन्हीं 3 शीर्षकों की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत के 3 कार्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। राज्य का अध्ययन। प्राचीन काल से ही राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति तथा कार्य क्षेत्र के बारे में विचार होता रहा। यानी प्राचीन काल से ही राज्य की उत्पत्ति कैसे, इसकी प्रकृति क्या है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, इन सब बातों के ऊपर जो विचार होता रहा है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कि राज्य का उत्पत्ति, उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ और वो डेवलपमेंट की तरफ कैसे गया, तथा नए नगर राज्यों के समय से लेकर वर्तमान राष्ट्रीय राज्य के रूप में पहुंचते पहुंचते उसके स्वरूप का विकास कैसे हुआ। यानी कि छोटे छोटे राज्यों से लेकर राष्ट्रीय राज्य तक पहुंचते पहुंचते उसके स्वरूप यानी रूप का जो है विकास किस प्रकार हुआ, ये जो है राज्य के अध्ययन के विषय में जो है प्राचीन काल से लेकर आज तक व्यवस्था की गई है, मतलब विचार किया गया है। सरकार का अध्ययन। सरकार ही राज्य का वह तत्व जिसके द्वारा राज्य की अभिव्यक्ति होती है। सरकार राज्य का जो महत्वपूर्ण तत्व होता है। सरकार के बिना जो हम राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अतः सरकार भी राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विषय है और सरकार भी जो है राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र का बहुत ही कंपल्सरी तत्व है, महत्वपूर्ण एलिमेंट है। सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका माने गए हैं। सरकार के 3 अंग माने गए हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों का संगठन, यानी इन तीनों का संगठन, इनके अधिकार, उनके आपस में संबंध, उनके आपस में क्या संबंध है, उनके क्या अधिकार हैं, तथा इन तीनों से संबंधित भिन्न भिन्न सिद्धांतों का अध्ययन भी हम करते हैं। तो इसके अंदर हम इन तीनों से संबंधित जो भिन्न भिन्न क्या सिद्धांत है इनके, इन सब चीजों का अध्ययन भी जो इसके अंदर किया जाता है। शक्ति का अध्ययन। वर्तमान समय में शक्ति के अध्ययन को भी राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में शामिल किया गया है। यानी कि पावर के अध्ययन को भी जो है राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में जो है शामिल किया गया है। शक्ति के कई रूप हैं। शक्ति के कई रूप होते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक शक्ति। यानी किसी देश की आर्थिक क्षेत्र में शक्ति, सैनिक क्षेत्र में शक्ति, राजनीतिक क्षेत्र में शक्ति, सामाजिक क्षेत्र में शक्ति, व्यक्तिगत शक्ति, पर्सनल शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति, उस देश की क्या पावर है, क्या शक्ति है, तथा अंतरराष्ट्रीय शक्ति और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में उस देश की
कैसी शक्ति है? कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्षेत्र के अंदर जो है शक्ति का भी अध्ययन किया गया है। तो बच्चों आज आपके सामने जो है +1 के अंदर चैप्टर फर्स्ट राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, इस विषय पर आपको 6 प्रश्न समझा दिए गए हैं। जो ये प्रश्न समझाए हैं 2-2 नंबर वाले और 1-1 नंबर वाले, सारे के सारे प्रश्न इन्हीं में से निकल आएंगे। तो कहने का मतलब ये है इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं आता है। तो 4-4 नंबर के मैंने आपको 6 प्रश्न समझा दिए हैं, बाकी के 1-1 2-2 नंबर के आपने इन्हीं प्रश्नों में से निकालने हैं। या जैसे ही आप अपनी बुक के अंदर देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन इनमें से निकलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, सभी बच्चों ने इसको कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।